जिसके वजह से बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लड़के पीएचडी है, पोस्ट है तो 10 पीएचडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जाते हैं। और हायर एजुकेशन सस्ता नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट का लड़का है प्राइवेट यदि कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पूरी फी देगी, लेकिन इनकम लिमिट क्या रखी है? 10 लाख। वहां 10 लाख है और यहाँ जो है 2.5 लाख है। हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टल जो मेरे समय में हुए उसमें लड़कियां रहती है। लड़कियों के लिए किया था मैंने। लड़की को सीधा सवाल कि आप क्यों नहीं कॉलेज में जा रही, तो वो कहती है कि घर में मुझे काम करना होता है, जाने के लिए टाइम नहीं है। पेरेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो शादी न करे, कुछ अलाउंस दे दे। 50% ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंसिंग। 65% ऑफ द कॉलेजेस आर सेल्फ फाइनेंसिंग एंड प्राइवेट। 67% ऑफ द स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो डिप्लोमा देती है आर प्राइवेट। ओवरऑल आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन बहुत कम है। वो परसेंटेज मैंने देखे हुई है। और प्राइवेट एडेड गवर्नमेंट के बराबर था, लेकिन प्राइवेट एडेड को 80 लग गई। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वो गवर्नमेंट कॉलेज से आते, गवर्नमेंट स्कूल से आते, जहाँ उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। मैंने कोशिश की है, जब यूजीसी का चेयरमैन था तो मैंने बहुत सारी फेलोशिप शुरू की है। अभी वो मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मैंने शुरू की थी वो मिनिस्ट्री चला रही है। राजीव गांधी फेलोशिप थी वो पीएचडी के लिए, अब उसका नाम बदल के, लेकिन मिनिस्ट्री चला रही है वो फेलोशिप। वो इम्पॉर्टेंट है कि वो फेलोशिप चल रही है, जिसके वजह से बहुत सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लड़के पीएचडी है। क्योंकि ये कंप्लेंट थी यूनिवर्सिटीज की, नॉट फाउंड सुटेबल, मिलता नहीं अच्छा लड़का। अब जो है बहुत सारे पीएचडीज है, एक पोस्ट है तो 10 पीएचडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जाते हैं। तो फेलोशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन लेट मी कम टू द रीजंस कि क्यों कम है एनरोलमेंट रेशियो। मुझे लगता है 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन की, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू दी जाती है, वो आज मेरा ख्याल है 60-40 के रेशियो में, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40 स्टेट गवर्नमेंट देता है। वो स्कॉलरशिप का कवरेज जो है, जितने स्टूडेंट को वो कवर करती है, वो कम है, इसलिए एनरोलमेंट रेट कम है। जो गरीब भाई फिर जाता ही नहीं, क्योंकि उसको वो जो कुछ इनकम वाला है उसको मिलती नहीं है स्कॉलरशिप। तो पहला सवाल जो है, जो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज भी करूंगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2.5 लाख की इनकम लिमिट है। पेरेंट पूरी फैमिली की इनकम यदि 2.5 लाख है तो उसके नीचे वाले को पोस्ट मैट्रिक मिलेगी, ऊपर वाले को नहीं मिलेगी। अब मैंने देखा है ऊपर वाला भी तो गरीब है, उसकी भी इनकम लो है, गरीब नहीं होगा वो, उसकी भी इनकम लो है। और हायर एजुकेशन सस्ता नहीं है। इवन सरकारी विद्यापीठ में भी चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, तो आपकी ट्यूशन फी है, आपको रहना होता है हॉस्टल, किताबें लेनी होती है। तो जिसकी इनकम मान लीजिए 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, मतलब मंथली क्या होगा, वो 30-40,000 होगा। वो अपने बच्चे को स्कूल में पूरी तरह भेज नहीं पाता। तो जो इनकम लिमिट मिनिस्ट्री ने डिसाइड की है, उसकी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कर्नाटका एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन था, मैंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है वहां पर। उसमें हमने ये पाया है कि कर्नाटका क्या कर रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट का लड़का प्राइवेट स्कूल में जाता है, प्राइवेट कॉलेज में जाता है, उसकी फीस ज्यादा है तो सरकार दे रही है कि जो शेड्यूल कास्ट का लड़का है प्राइवेट यदि कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पूरी फी देगी, लेकिन इनकम लिमिट क्या रखी है? 10 लाख। वहां 10 लाख है और यहाँ जो है 2.5 लाख है। तो मैं ये कहूंगा कि लिमिट बढ़ा दीजिए। और मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल अवेयर है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी जो है, उस स्टैंडिंग कमेटी ने रिक्वेस्ट की है, सजेशन की है कि भाई इनकम लिमिट बढ़ाओ। तो मुझे लगता है इनकम लिमिट ज्यादा बढ़ानी चाहिए, वो 10 लाख हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोअर इनकम ग्रुप के शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो है वो अवेल कर पाए और जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं जब मिलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स औरंगाबाद में पढ़ता था, मेरे फादर तो बिल्कुल 2 एकड़ जमीन थी। जब मिलिन कॉलेज में गया और ओवरसीज को ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वहां मिलती थी, वो स्कॉलरशिप 3 महीने के बाद सरकार देती थी, केंद्र सरकार 100% थी उस वक्त। सुनिए जरा ठीक से,
लेकिन कॉलेज अपनी तरफ से, पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहेब ने सेटअप की थी, वो पैसे का इंतजार नहीं करती थी, अपने पैसे से हर महीना 30 रुपए देती थी। मैं हर महीना 30 रुपए लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता था, और फिर एक बार मिलता था बुक अलाउंस, 1 साल में 1 बार बुक अलाउंस। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने एजुकेशन लिया है। मिलियन कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस, बाबा साहेब की जो 31 संस्था है, उसमें से बहुत सारे यहाँ होंगे जिन्होंने लिया होगा। तो मंथली लेवल, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये ट्यूशन फी और किताबों के लिए तो है ही है, लेकिन मेंटेनेंस है ना, ये कि आपको खाने के लिए भी पैसा देंगे हम आपको, और किराए के लिए अगर जहाँ रहोगे उसमें भी देंगे। तो यदि मेंटेनेंस स्कॉलरशिप है ये, तो ये हर महीने देनी चाहिए ना। आपको तो सैलरी हर महीने मिलती है आप लोगों को। उस लड़के को आप कह रहे हो, अभी आप देखेंगे रिकॉर्ड, 6 महीने तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 1 साल तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो 60% का शेयर है वो भी बहुत लेट भेजती है, और स्टेट कहता है कि उधर से आया नहीं 60%, तो हम भी 40% नहीं देते। आज हालत यह है कि जो स्टडी इवैल्यूएशन हुई है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, उसमें बहुत सारे लड़के अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसा टाइमली नहीं मिल रहा। तो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर वुड बी दैट टेक ए डिसीजन, पास ए रेगुलेशन that the post matric scholarship will be distributed on a monthly basis. या तो 3 महीने में 1 बार दे दो, और उसकी सख्ती बनाइए। कॉलेज को कहिए, यूनिवर्सिटी को कहिए कि लड़का साल में 70 दिन तक क्लासेस अटेंड करना चाहिए, नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आजकल ये भी हो गया, कुछ लड़के सिर्फ स्कॉलरशिप लेने के लिए आते हैं और बाकी भूल जाते हैं। तो आप रूल बनाइए कि लड़का आएगा, पढ़ेगा, अटेंड करेगा, एग्जाम लेगा, पास होगा, तभी हम आपको मंथली स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन मंथली स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। तो मंथली स्कॉलरशिप न मिलना, इरेगुलरली मिलना, ये एक कारण है जिससे वजह से एनरोलमेंट रेट जो है हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का कम है। शेड्यूल ट्राइब का हायर एजुकेशन में कभी कभी ज़्यादा है, क्योंकि वो उन्होंने ट्राइबल एरिया में कॉलेजेस खोले हैं, आश्रम स्कूल है, तो वो लड़का चले जाता है एकदम से। एक तो ये रीज़न है जिससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मंथली स्कॉलरशिप दे और इनकम लिमिट बढ़ाए, और मेरा ख्याल है ये हॉस्टल भी बढ़ाए, हॉस्टल के लिए ग्रांट शुरू करें। जब मैं यूजीसी का चेयरमैन था, मैंने पहला स्टेप ले लिया कि 1 करोड़ की ग्रांट वुमन के हॉस्टल शुरू करने के लिए दी रूरल एरियाज में, 2 करोड़ ग्रांट अर्बन एरिया में हॉस्टल शुरू करने के लिए दिया। आज हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टल जो मेरे समय में हुए उसमें लड़कियां रहती है, लड़कियों के लिए किया था मैंने, क्योंकि उनका एनरोलमेंट दूर है, कम है। दूसरा एक सोल्यूशन मैं दूंगा कि सर, महिलाओं का, लड़कियों का जो एनरोलमेंट रेट है वो कम इसलिए भी है कि वो घर में काम करती है और मैरिज अर्ली हो जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे में एक सवाल पूछा जाता है लड़की को, सीधा सीधा सवाल कि आप क्यों नहीं कॉलेज में जा रही, तो वो कहती है कि घर में मुझे काम करना होता है, जाने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरा जो है मेरी शादी जल्दी की जाती है। तो मैं समझता हूं कि एक स्कीम बनानी चाहिए हमने लड़कियों के लिए कि पेरेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो शादी न करे, कुछ अलाउंस दे दे कि भाई आपकी लड़कियों को भेजेंगे तो हम स्कॉलरशिप देंगे, एडिशनल पैसा देंगे, आप शादी मत उनकी कराइए, या डोमेस्टिक वर्क उनमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम आपको एडिशनल पैसा देते हैं। वो रहना बहुत रेगुलर स्कॉलरशिप, थोड़ा सा ज़्यादा स्कॉलरशिप आप लड़कियों को दे दे, ताकि लड़कियों का जो एनरोलमेंट रेट है बढ़ेगा, जो बहुत कम है अभी, पैथेटिकली लो। तो वो भी मेरा ख्याल है आपको करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा कह के मैं खत्म करता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो है कि जो शेड्यूल ट्राइब का लड़का है, वो स्कूल से जब आता है कॉलेजेस में, वो बड़े ऑर्डिनरी स्कूल से पढ़ के आता है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। जो इनइक्वालिटी बड़ी है, जो लोअर एनरोलमेंट है शेड्यूल ट्राइब का, उसका एक कारण प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी है। जब हम थे तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, सारी की सारी कॉलेजेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एडेड थे। आज क्या है, 50% ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट, सेल्फ फाइनेंसिंग,
65% of the colleges are self-financing and private. 67% of the standalone institution जो diploma देती are private. And the fee is amazingly high. 5 to 6 times fee is higher in the private educational institution compared to the government institution. कहाँ जाएगा गरीब लड़का? कहीं कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दे रही है, जैसे मैंने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, और भी जगह होगा कि जो लड़का शेड्यूल कास्ट का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो उसकी पूरी फी रिएम्बर्स करते हैं और इनकम लिमिट 10 लाख की रखी हुई है, कुछ कहीं कहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन बहुत कम है। वो परसेंटेज मैंने देखे हुई है। हायर इनकम ग्रुप almost 60% of the entire student in private sector, private education sector are higher income group, low income group का शेयर बहुत कम है। तो उसमें भी सोचना पड़ेगा कि जो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप लड़का प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा, उसके लिए पूरी फी रिएम्बर्स हमने करनी चाहिए, तभी जाएगा वो। यदि उसको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल रही है लेकिन गरीबी की वजह से नहीं ज्वाइन होता तो ये तो गलत बात है ना। तो मिनिस्ट्री स्पेशल स्कीम डेवलप करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम डेवलप करे कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लड़का और जिसकी इनकम 10 लाख की हो या 8 लाख की हो, यदि उसको अपने मेरिट पे एडमिशन मिल जाती है किसी भी कोर्स में तो गवर्नमेंट उसको पूरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी, मेंटेनेंस देगी और रेगुलरली देगी। तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन बढ़ेगा, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर ही बढ़ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम हो गया है। करस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, प्राइवेट एडेड कम हो रहा है। अब प्राइवेट एडेड गवर्नमेंट के बराबर था, लेकिन प्राइवेट एडेड को चस्सी लग गई। अब ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग और प्राइवेट अनएडेड है, ये पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पैसा कमाएं? तो वो भी अपने आप को सेल्फ फाइनेंसिंग में कन्वर्ट करता है। सरकार को कहता है कि आपकी ग्रांट नहीं चाहिए हमें, हम प्राइवेट करेंगे, क्योंकि फीस के थ्रू उनको पैसा मिल जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइवेट को कैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एडमिशन मिले और एजुकेशन कैसे लिए, तो उसके फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाए। ये है दूसरा। वो जो पॉइंट बीच में मैं भूल गया वो ये था कि यही मुद्दा है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, वो गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, लैंग्वेज की नहीं होती, सब्जेक्ट की नहीं होती। जब बीए फर्स्ट ईयर में जाती है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाती है, सेकंड ईयर में जाती है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और वो समझ में आता है, तो इसलिए ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो उसमें जब यूजीसी में हमने स्कीम शुरू की थी कि भाई एकेडमिक असिस्टेंस प्रोग्राम हो हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में, कि जो लड़का अपने कोर्स में ठीक से नहीं कर रहा है उसको टीचर अलग से अटेंशन दे दे और उसकी डिफिकल्टी जो है वो रिमूव करे। सभी सब्जेक्ट में नहीं होगी, कुछ सब्जेक्ट में होगी, उसमें उसको एडिशनल कोचिंग दे दे ताकि वो फेल ना हो। उसको पर्सनलाइज रेमेडियल असिस्टेंट हमने कहा था, मैंने शुरू की थी यूजीसी में, ये वो जेएनयू में अभी है। वो कैसी है, लैंग्वेज तो सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए सबके लिए है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हमने शुरू कर दी है कि ये कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया और वो वॉच करेगा कि कौन सा लड़का फेल होने की संभावना है, क्यों कम मार्क मिल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके वो कंसर्न टीचर को बताता है कि भी इसको ज़्यादा अटेंशन दे दो आप, और सीनियर लड़के हैं उसको भी बताता है कि उनको हेल्प करो। एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन जेएनयू में आ गया सेंटर में। अब कैसी चल रही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पीरियड में चल रही थी। लेकिन यूजीसी की स्कीम है, ये सब जगह लागू है, लेकिन लागू नहीं की जा रही। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है यूजीसी को कि आपने ये सेटअप किया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, एकेडमिक असिस्टेंट प्रोग्राम किया है, अफिलेटिंग ऑफिसर किया है, जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखे उन्होंने पूछा, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ये प्रोविज़न है। फ्रेंड्स, ये कुछ सजेशन थी, जो और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, तो लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे वो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाह रहा था, कमिश्नर के सामने रखना चाह रहा था, ताकि नीति में कुछ बदल आए और एनरोलमेंट बढ़े। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।